चलिए, सो स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड। सबसे पहले इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया, हमें फर्क नहीं, इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत सारी पार्टीज है, बट हम ये एडिशनल टॉपिक की शीट पे बात करेंगे। 5 की पार्टिसिपेंट होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। कौन कौन? म्यूचुअल फंड खुद, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एएमसी, ट्रस्टी, स्पॉन्सर, यूनिट होल्डर। तो हमारे डायग्राम में सबसे पहले ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी एंड यूनिट होल्डर। इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, कस्टोडियन, शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी अगर हमारे डीमैट में। तो इस प्रकार के कुछ हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग सीधे आते हैं पहले टॉपिक पे, जिससे क्वेश्चन बन सकता है एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। सब लोग साथ में ध्यान रखिए, पहला क्या था? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न पोटेंशियल, लो कॉस्ट, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एकदम आराम से, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमने इसको भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ा था, विद एन एग्जांपल इन अ माइंड दैट वेदर वी वांट टू ड्राइव टू मुंबई और वेदर वी वांट टू सिट इन अ बस एंड गो टू मुंबई। अगर वी आर ड्राइविंग टू मुंबई तो बहुत सारे इश्यूज हैं। सिटिंग इन अ बस में फायदा क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वी डोंट हैव टू वरी, समवन एल्स इज ड्राइविंग, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं मस्ती से सो सकता हूं, रिटर्न कन्वीनियंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये यहाँ पे एग्जैक्टली फ्लो नहीं करेगा, रिटर्न पोटेंशियल बेटर रहता है, मतलब यहाँ पे खर्चा तो कम ही होगा अपना। उसके बाद में लो कॉस्ट, ऑफ कोर्स बस का टिकट सस्ता पड़ने वाला है अपन को, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आता है। अब हमने याद करते हैं, ये पॉइंट याद कर लिए, इनके करस्पॉन्डिंग रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कि हम मस्ती से सो रहे हैं, लेकिन भैया क्या पता अगर वो भी सो रहा है तो सब सो जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, इधर आते हैं हम लोग। तो इट इज जस्ट कि हम बात करते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उसका रिस्क है, फंड मैनेजर इज अनअकाउंटेबल। टुडे आई एम ड्राइविंग, तो मुझे पता है भाई आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अरे भाई क्यों, क्या जुप हो गया तो रिस्क हो जाएगा ना। और मान लो मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क, तो मैं रोक दूंगा गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं पे अगर बस ड्राइवर है तो ही माइट टेक द थिंग्स अ लिटिल लाइटली। अरे रोज चलाता हूँ गाड़ी, एक आध दिन ठीक है ना, ऐसा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट्स जस्ट दैट रिस्क इज, हम लोग सोच रहे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बट द पर्सन इज अनअकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन रिजल्ट इन लूजिंग फोकस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ की सेगमेंट। हमारे जो की सेगमेंट है उस सिक्योरिटी से हमारा फोकस रह जाता है। आप लोगों ने सीएस करने का डिसीजन लिया था और फिर आपने सोचा कि साथ में बीकॉम भी कर लेते हैं, सारे एफर्ट्स एक जगह पर नहीं डालते हैं, और देखो बीकॉम के चक्कर में रोज आप सीएस के क्लास में लेट आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारा मेन फोकस जाए, वही नुकसान जाता है ना। सो एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, लूजिंग फोकस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ की सेगमेंट। डाइवर्सिफिकेशन करने के चक्कर में जो मेन फोकस है वही बढ़ जाता है। उसके बाद में आते हैं कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पुअर प्लानिंग। हमारे लिए कन्वीनियंट है, अगर वो प्लानिंग नहीं कर रहा है तो पूरा पर्पस डेथ हो जाएगा, पुअर प्लानिंग। फिर आगे रिटर्न पोटेंशियल, हमें लगता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा होगा, बट रिटर्न जनरली एवरेज होता है, बिकॉज टू मच फोकस ऑन ब्लू चिप सिक्योरिटीज गिव्स यू अ वेरी एवरेज रिटर्न। फिर आता है उसके बाद में हमारा लो कॉस्ट, तो वहां पे आता है हाई पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज एंड कमीशंस। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी के कोई करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इजी था, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। Open-ended can be purchased on any transaction day, can be sold on any transaction day, date, time, place. उसके बाद में यहां पर it can be purchased only during NFO, it can be redeemed only at maturity. क्योंकि क्लोज एंडेड है तो सिर्फ जब उन्होंने फंड ऑफर लाए तभी हम खरीद पाएंगे और मैच्योरिटी पे ही हमारा रिडम्पशन होगा। अब लिक्विडिटी में, दोनों में लिक्विडिटी अच्छी है, बट अगर आप कंपेयर करवा ही रहे हो तो ओपन एंडेड हैज high liquidity comparatively and comparatively close-ended has low liquidity. Okay, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, रेगुलर एंड डायरेक्ट। रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, that we have direct distributors, so the units are sold through distributors, whereas direct में the units are sold through AMC. Here we have higher expense ratio and hence low return potential. There we have low expense ratio, hence higher return potential. Life is easy. उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने देखा स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड, हमने देखा इनकम ओरिएंटेड स्कीम। इनकम ओरिएंटेड स्कीम के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा डेट के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, ऐसी जगह जहां से वो फिक्स्ड इनकम दे पाए। उसके बाद में आएगा ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम, यहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा इक्विटी शेयर्स वगैरह के अंदर, लो रिस्क एंड हाई यील्डिंग इक्विटी शेयर्स के अंदर, जहां पे सो दैट म्यूचुअल फंड क्या दे पाए, हाई डिविडेंड, हाई कैपिटल एप्रिसिएशन दे पाए। हाइब्रिड स्कीम, जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं मिक्स के अंदर, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे हम लोग बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग इक्विटी के अंदर, सो दैट हम रिटर्न के अंदर सब कुछ दे पाए। कॉम्बिनेशन फिक्स इनकम एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन दोनों दे पाए। फिर आता है हाई ग्रोथ स्कीम्स, यहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे रिस्की इक्विटी के अंदर, जो कि हाई रिस्क दे पाए हमको, हाई रिस्क हाई रिटर्न का रेशियो होता है। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, वहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पे जहां पे कैपिटल इज प्रोटेक्टेड। टैक्स सेविंग स्कीम, जो कि आपको
आपका जो रिटर्न है वो तो दे, साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी दे। उसके बाद मतलब स्पेशल स्कीम्स, ये कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान रखना। स्पेशल स्कीम मींस नहीं है, स्पेशल स्कीम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ स्कीम। वन इज इंडेक्स स्कीम, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम एंड सेक्टरल स्कीम। इंडेक्स स्कीम ऐसी स्कीम होती है जो कि क्या करता है, इंडेक्स के रिटर्न को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। इंडेक्स बोले तो सेंसेक्स निफ्टी, इंडेक्स के रिटर्न को जो रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है उसे कहते हैं इंडेक्स स्कीम। इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम, जो हम पहले से बताते हैं कि इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। सेक्टोरल स्कीम, जिसको हम पहले से बताते हैं कि इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो इन सब स्कीम्स को उन्होंने कॉमन नाम दे दिया स्पेशल स्कीम। तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, स्पेशल स्कीम इंक्लूड्स इंडेक्स स्कीम, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम, सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम। उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे एक इंडेक्स स्कीम, दो स्कीम्स व्हिच ट्राई टू रेप्लिकेट द रिटर्न ऑफ एन इंडेक्स। Industry specific scheme, those schemes which have finalized that they will be investing in a particular industry. Sectoral scheme, those schemes which have finalized that they will be investing in a particular sector. फिर आता है रियल एस्टेट और ऑफशोर। रियल एस्टेट बोल तो क्लोज एंडेड फंड which invest into real estate, offshore which invest in foreign securities. Life is easy. फिर आ गया लेवरेज फंड्स। चलिए अब लेवरेज फंड्स। लेवरेज फंड्स के अंदर होता क्या है कि हम नॉर्मली लोगों का पैसा बोरो करते हैं और बोरो करने के बाद उसी पैसे को हम लोग क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। लेवरेज फंड्स में एक्सेप्शनली ये लोग क्या करते हैं, लोगों से फंड्स लेते हैं, लोगों का फंड्स ले लिया, उसके बाद में मार्केट से पैसा लोन बोरो करते हैं एंड ये टोटलिटी में जो समय ये इन्वेस्ट करते हैं। पीपल हैव बेनिफिट इफ द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि हम जो इंटरेस्ट का रेट पे कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर रिटर्न म्यूचुअल फंड कमा रहा है तो ही इन लोगों को फायदा होता है लेवरेज म्यूचुअल फंड से। हेज फंड जो कि रिस्की स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं। फंड ऑफ फंड, जब एक फंड किसी और फंड में इन्वेस्ट करता है। न्यू डायरेक्शन फंड जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं, सच एज बर्थ कंट्रोल, एंटी पोल्यूशन, ओशनोग्राफी। ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं, आपको पता है भारत में क्या है। उसके बाद में आता है ईटीएफ, हमने ड्यू रखा है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रिफर्स टू इंस्ट्रूमेंट जिनका टेन्योर होगा अप टू 1 ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये ऐसा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के डेट में इन्वेस्ट करेंगे। इनमें से किसी पे भी कभी पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। इतना इतना कंटेंट दे रखा है उन्होंने। इस पे होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक फेंक दिया कि इसके बारे में लिखो, तो आप यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी। हमने शुरू किया था ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट इज इशूड इन 2 पार्ट्स। द वन इज सिड एंड साई। सिड के बारे में बात करते हैं, अगर सिड हैज टू बी अपडेटेड एवरी ईयर, दैट इज ओके। की कंटेंट्स ऑफ सिड हमने जो पढ़ लिया, सिड scheme information document, it is that document which has all the important information which investor needs to take the investment decision. SID. फिर आता है SAI, statement of additional information, it has all the statutorily required information. फिर हमने प्रॉपर चार्ट फॉर्म में बनाया है, इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, आपको वो कंठस्थ होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कंटेंट्स को वापस एक बार, स्कीम नेम ऑन द कवर पेज अलॉन्ग विद स्कीम का स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, एक्सपेक्टेड स्कीम का नेचर कौन सा होना है, इक्विटी डेट कैसा होने वाला है, हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम, रिस्क फैक्टर्स, स्टैंडर्ड एंड स्कीम स्पेसिफिक, ये सब हमने देखा था। उसके बाद में ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फीस एंड एक्सपेंसेस, राइट ऑफ होल्डर, पेनल्टीज, लिटिगेशन एक्सेट्रा, वंडरफुली एक्सप्लेन। उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है वो सब यहां पर रहता है। इट हैज टू बी अपडेटेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में इसको अपडेट करना होता है। उसके बाद में इसके की कंटेंट्स आते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, condensed financial information for scheme launched the last 3 financial year, information on how to apply, कैसे अप्लाई करना है पूरा इन्फॉर्मेशन, राइट ऑफ होल्डर कॉमन है, डिटेल ऑफ फंड मैनेजर, टैक्स, लीगल, अदर जनरल इन्फॉर्मेशन। ये आ गया सिड और साई का कंटेंट। तो सिड के अंदर हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिमेनिंग जो एंसिलरी चीजें वो सब आ जाती है साई के अंदर। ठीक है सर, सिड और साई समझ में आता है। इन दोनों की एक समरी है, उसे क्या कहते हैं, किम। द समरी ऑफ सिड एंड साई इज नोन एज किम। किम refers to key information memorandum. Kim has to be given with every एप्लीकेशन फॉर्म, हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट जाएगा दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज किम। फिर बताया किम के अंदर क्या होगा, समरी ऑफ सिड एंड साई, ये हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाना चाहिए। इट हैज टू बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। इसके अंदर क्या रहेगा, एएमसी, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, स्कीम डिटेल्स, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इशू प्राइस, plans and options, risk profile, benchmark, dividend, performance of the scheme or the benchmark over 1-3-5 years or since inception, load expenses, contact information and registrars. अब ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हमेशा ही कंफ्यूज करेगी, बिकॉज एक जैसी दिखती है, इसलिए आपके पास आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक चार्ट बनाया हुआ है,
बस। तो उसको जब जब रिवीजन करो तब देखते जाओ। एक सवाल जो मैं यहीं पे हैंडल करना चाहता हूं आपके साथ, एक सवाल आता है, सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये सब याद कैसे रहेगा, इतने सारे सब्जेक्ट है ना, उसमें से ईबीसीएल तो पढ़ा है, तो फिर ये सब याद कैसे रहेगा हमको। तो याद ऐसे रहता है बच्चा पार्टी कि कभी भी इस चीज का भी टेंशन मत लो, इस चीज से आप खुद को प्रेशराइज कर देते हो कि मुझे याद नहीं रहेगा। होता क्या है, सब बच्चे AIR 1 के साथ भी यही होता है। मैं इस प्रकार से आपको समझाता हूँ कि वो व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल द पर्सन स्टडिंग सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटीज लॉ पढ़ने में उसको लग गए मान लो 150 आवर्स। जब पहली बार सिक्योरिटी लॉ पढ़ा, इस टाइम पे क्लास में पढ़ा, थोड़ा बहुत अच्छे से समझा, घर पे रिवाइज करने की कोशिश की। अब जब वो फर्स्ट सेल्फ स्टडी करता है घर पे, तब उसको ये करने में शायद से 75 आवर्स ही लगते हैं। पूरा सिक्योरिटी लॉ जो क्लास में करने में 150 घंटे लगे, उसको 75 लगता है। और ये मैं अपर एंड पे कह रहा हूं, ये मैं अपर एंड पे कह रहा हूं। सर ऐसा क्यों? अरे अब घर पे जो मैंने 2-2 घंटे तक समझाता हूं, वो आपको समझने की तो जरूरत ही नहीं ना, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। उसके बाद में जब इसकी आप सेकेंड रीडिंग करते हो, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग, तब आप हार्डली सब्जेक्ट को 30 आवर्स में कंप्लीट कर पाते हो, बिकॉज ज्यादातर चीजें तो ऑलरेडी याद रहती है। कुछ कुछ चीजें याद रहती है, अरे हाँ इसमें ये चीजें थी, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड हाँ याद है, बस हाँ हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। फिर जो चैप्टर की क्रिटिकल चीजें जो आप पिछली फर्स्ट रीडिंग से भूल गए, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, 30 आवर्स में पूरा सिक्योर्ड होता है। तब जाके आप एग्जाम के एक दिन पहले 8 से 9 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ पाते हो। ये सबके साथ होता है, ये AIR 1 के साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसा समझना होता है कि AIR 1 है मतलब क्लास खत्म हुई, अब पूछो कुछ भी, पूछो कोई तो पूछ मुझसे, नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसा उनको भी किसी को याद नहीं रहता है। बात इतनी सी है कि जब एक बार क्लास में पढ़ा, फिर उससे कंप्रेस होता जाएगा, ये बात है कि कम लगेगा समय सीधा। हाँ कोई अगर क्लास के बाद सर कोई फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग नहीं, सर सीधा एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो जो 30-40 आवर्स में उसको पढ़ने का टाइम है, वो 8-9 आवर्स में करेगा, उसको डिफिकल्टी होगी ना, वो पेजेस ओपन करेगा, उसको याद ही नहीं आएगा क्या पढ़ा है। वहीं अगर कोई उसके पहले 2 बार भी पढ़ा है, तो उसको याद आएगा, वो चैप्टर को देखेगा, ये तो याद आ रहा है, ये तो याद आ रहा है, अरे हाँ ये याद नहीं आ रहा है, इसको देख लेता हूँ। और इस तरह से वो व्यक्ति 8-9 आवर्स से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ पाता है। और फिर जब एकदम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा होता है, फिर एग्जाम जाके आप कंफर्टेबली लिख पाते हैं। एंड दिस इज हाउ इट इज। तो अभी खुद को इतना प्रेशराइज नहीं करना है, कभी भी याद कैसे रहेगा। लेकिन इसलिए क्या सर याद तो रहेगा नहीं, तो पढ़ते ही नहीं है, नहीं ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ताकि नेक्स्ट रीडिंग में आपको लगे कंफर्ट लेवल के हाँ नहीं ये पढ़ा हुआ लग रहा है। वरना कभी कभी ऐसा होगा कि नेक्स्ट रीडिंग में लगेगा अरे ये कौन सा सब्जेक्ट है, एकदम ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए अभी इसको पढ़ना तो पड़ेगा। चलो यस पीपल, फिर आता है हमारा फैक्ट शीट। फैक्ट शीट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिड साई किम। हाउ? बिकॉज सिड साई किम इज गिवन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर, वेयर फैक्ट शीट इज गिवन टू यूनिट होल्डर्स। हमारे सारे यूनिट होल्डर्स को मंथली बेसिस पर हम एक डॉक्यूमेंट देंगे, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज फैक्ट शीट। अब फैक्ट शीट में क्या होता है, NAV AUM, ये दूसरी दुनिया की बातें आती है यहाँ पे कभी कभी। NAV AUM, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एवरेज मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योर, YTM, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, बेंचमार्क एंड फंड मैनेजर डिटेल, पास्ट परफॉर्मेंस, स्कीम एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि पैसा कहां कहां लगा रहे हैं हम, इस मंथ में कहां लगाया, स्टाइल बॉक्स, अदर स्कीम एट्रीब्यूट्स लाइक रिस्क कैटेगरी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, स्कीम ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा। ये सब चीजें हम यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद आता है हमारा NAV, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू इसलिए आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले हमारा इन्वेस्टमेंट किस दिशा में जा रहा है। तो अगर NAV का फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज वेरी सिंपल, नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। इससे आपका NAV आ जाता है। What is this theoretically? It is the value of 1 unit of mutual fund scheme on a given date. किसी भी एक given date पे एक यूनिट का क्या वैल्यू होता है उसे कहते हैं NAV. It has to be declared by fund house on every business day. हर business day पे NAV कैलकुलेट करना पड़ता है। business day क्यों सर, संडे को क्यों नहीं? अरे संडे को इसलिए नहीं क्योंकि जो सैटरडे का NAV है वही संडे का NAV होगा ना, क्योंकि मार्केट प्राइस तो शेयर के चेंज ही नहीं हो रहा है। सर तो मतलब फ्राइडे को डिक्लेयर होता होगा, उसके बाद सीधा मंडे। हाँ बिकॉज सैटरडे और संडे जब शेयर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है तो NAV में चेंज आएगा ही नहीं। सही है। तो ऑन एवरी बिजनेस डे, एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर हम लोगों ने पढ़ा ना टॉपिक कि 3 PM के पहले परचेज किया तो सेम डे का NAV, 3 PM के बाद परचेज किया तो नेक्स्ट डे का NAV। सर ये किसी ने अगर सैटरडे संडे को परचेज किया तो आप समझो सिंपल तरीके से आपका रेंज कैसा चल रहा है। आपका रेंज चलता है 3 PM to 3 PM, कि इस 3 PM के बाद जिसने भी किया है नेक्स्ट डे का NAV। तो आप ये समझो फ्राइडे 3 PM के बाद जो भी कभी भी परचेस करेगा उस पे लगेगा मंडे का NAV। सो फ्राइडे 3 PM टू मंडे 3 PM तक जो भी परचेस कर रहा है उस पे लगेगा मंडे का NAV। बात समझ में आ रही है? यस। चलिए इसके बाद में आता है, उसके बाद में ये कहां पे डिक्लेयर होगा, AMC की वेबसाइट और AMFI की वेबसाइट। AMFI बोले तो
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, उनकी वेबसाइट पे भी डिक्लेयर होगा डेली का एनएवी। सर जाके देखें क्या, देख लेना कभी भी एकदम आराम से गूगल करके, आपको मिल जाएंगे एनएवी उसके। इट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स। वंडरफुल। एक्सपेंस रेशियो, व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? कि जो पैसा लेते हैं वो पूरे के पूरे फंड को मैनेज करने का, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। द फीस चार्ज बाय द स्कीम टू मैनेज द इन्वेस्टर्स मनी, व्हाट डज इट कंटेन? कि एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? फीस पेड टू सर्विस प्रोवाइड लाइक ट्रस्टी, आरटीए, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट, कस्टोडियन, ऑडिटर, इन सब की फीस इंक्लूड हो जाती है। असेट मैनेजमेंट एक्सपेंस, सबसे बड़ा ये चीज इंक्लूड हो जाती है। कमीशन पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी कमीशन पे किया ये सब इंक्लूड हो जाता है। अदर सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि भी आप जाओगे निकलोगे बाहर, पराग पारिक के तूफान एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं पुणे के अंदर, बसेस के ऊपर मिल जाएंगे आपको, तो पराग पारिक का प्रोबेबली एनएफओ आ रहा होगा, उसके हिसाब से उन्होंने एडवर्टीजमेंट कराया, बसेस के पीछे पराग पारिक की एडवर्टीजमेंट है। ये सब खर्चा होगा कहां से? ये आपके पैसे से ही होने वाला है, राइट? तो ये जो उनके पास एक्सपेंस रेशियो होता है 1% 2% का जो भी खर्चा है, उसी में से वो ये सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सिंस पराग पारिक बीइंग सच अ ह्यूज फंड, उसको 1% 2% इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि वो आराम से अच्छे से रज के एक्सपेंस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चले उसके अंदर बात करते हैं एक्सपेंस ऑन इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, अकाउंट सेटलमेंट, डिविडेंड रिडम्पशन, चेक वारंट, ये जो भी इन्वेस्टर को देने के लिए खर्चा होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। लिस्टिंग फीस, डिपॉजिटरी फीस, ये भी इंक्लूड होता है। सर्विस टैक्स, ये सब एक्सपेंस रेशियो के अंदर आते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड को, असेट मैनेजमेंट कंपनी को 1% अगर एक्सपेंस रेशियो रखना है तो पूरे उसके फंड का 1% में ये सब खर्चा मैनेज करना होता है। I'm sorry, उसके बाद में उन्होंने जनरली बताया क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशियो इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड, जैसे कि हमने पढ़ा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न याद आ रहा है? हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी असेट को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को हमने होल्ड किया था तो उस पर हमने कितना रिटर्न कमाया, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ओके, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का डेफिनेशन हमने देख लिया था कि जो भी इनकम, जो भी रिटर्न या एनी इंटरेस्ट, एनीथिंग अर्न्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको रिटर्न का परसेंटेज देगा। अगर मंथ्स वगैरह भी दे रखे हैं और आपको पर एनम कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स हेल्ड, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है ठीक है। और इसके बाद में हम लोग तूफान टॉपिक पे आ चुके हैं, फोकस 100%। चलिए यहां पर हम लोगों ने जब बात की तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड रेगुलेशन का ईयर क्या है, 1996। 1996 का जो रेगुलेशन है उसके अंदर कुछ की फीचर्स उन्होंने दिए हमारे सिलेबस में, उसको हमको देखना है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे, कहां पे? यहां पे, यस। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि म्यूचुअल फंड को अगर कभी भी कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो उसको किसका अप्रूवल लेना है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अपने ट्रस्टीज का अप्रूवल लेने के बाद ही कोई स्कीम लॉन्च करेगा। ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ गया। दूसरा पॉइंट, कभी भी कोई ऑफर डॉक्यूमेंट उसको पब्लिक को देना है, उसके पहले ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देगा? सेबी को देगा। सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट देगा, सेबी अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन बताएगा उसको इंक्लूड करके वो ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक को देगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि 2 पॉइंट यहां पे पढ़ लिए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या पॉइंट? सबसे पहली चीज कि उसको सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट देना है, एंड ऑफर डॉक्यूमेंट शुड हैव ऑल द एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, और साथ में कोई भी स्कीम अप्रूव करने के पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अप्रूवल लेना है। फर्स्ट एंड सेकंड है वेरी इजी, बहुत इजी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये कहता है कि म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर और असेट मैनेजमेंट कंपनी, दे हैव, ये तो एक ही होता है ना, याद है ना, एक्सिस लिमिटेड, तो एक्सिस का ही एक्सिस एएमसी लिमिटेड ही एएमसी होता है, तो नाम के लिए सेपरेट एंटिटीज हैं पर प्रैक्टिकली एक ही इनकी पेरेंट होल्डिंग कंपनी होती है, हमने देखा ही है। चलिए, तो अगर म्यूचुअल फंड का कोई भी स्पॉन्सर है और एएमसी है तो दे नीड टू होल्ड एटलीस्ट, इन्वेस्ट एटलीस्ट 1% ऑफ द एनएफओ और 50 लाख रुपीज विचएवर इज लेस, 1% ऑफ एनएफओ और 50 लाख रुपीज विचएवर इज लेस। ओके वंडरफुल। और ये उनको थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम मेंटेन करके रखना है। फोर्थ, कभी भी अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपके लिस्ट रहने आपको, तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पब्लिक को इश्यू करने के पहले आपको लेना होगा एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल। पब्लिक को इश्यू करने के पहले आप लेंगे एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, उसी के बाद में आप पब्लिक को इश्यू कर सकते हैं। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, क्लोज एंडेड। इसके अंदर हमने एक पढ़ा कि अगर कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड ने क्लोज एंडेड स्कीम लॉन्च की है और वो बीच में कभी कभी ओपन भी हो रही है, क्लोज एंडेड स्कीम है बट बीच में फिक्स्ड टेन्योर पे वो ओपन भी होती है, डज दैट मेक दैट स्कीम एन ओपन एंडेड स्कीम? नो, that scheme will continue to be called as a closed-ended scheme. आप ये understand है? Easy. उसके बाद में any closed-ended scheme can be converted into open-ended mutual fund. Option and period was disclosed in the offer document. Great.
अगर आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख के दिया था कि हम ऐसे ऐसे टाइम पे कन्वर्ट होने वाले हैं तो ठीक है, अगर ऐसा लिख के नहीं दिया था तो आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी, और उसके साथ में आप एक क्लोज एंडेड को ओपन एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा 7th पॉइंट। यस, 7th पॉइंट, रोल ओवर ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम। कभी भी अगर आप अपनी क्लोज एंडेड स्कीम को रोल ओवर करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो करा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू यूनिट होल्डर्स हु हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट फॉर रोल ओवर। तो जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते उनको आप बस से उतार दो और बाकी लोगों के साथ कंटिन्यू करो। तो जितने लोग रिटर्न कंटिन्यू नहीं करना चाहते उनको आप रिटर्न कर दो उनका पैसा, और बाकी लोगों के पैसे को आप कंटिन्यू कर सकते हो मैनेज करना। 8th पॉइंट में 3 चीजें पड़ी थी। सब्सक्रिप्शन पीरियड फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग म्यूचुअल फंड कैन बी मोर देन 15 डेज, पहली चीज। दूसरी चीज, offer document shall compulsorily disclose 2 things: minimum subscription and the extent of oversubscription that mutual fund can keep। कि म्यूचुअल फंड इतना ओवर सब्सक्रिप्शन रखना चाहता है, हो गया तो भी, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये दोनों चीजें उनको वहां पे रखनी होगी। एंड लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन दे विल हैव टू मेक फुल अलॉटमेंट फॉर टू दोस पीपल हु हैड अप्लाइड फॉर ओनली 5000 यूनिट्स। अप टू 5000 यूनिट्स जितने भी अप्लाई किया उनको फुल अलॉटमेंट, उसके ऊपर प्रो रेटा का गेम खेलेंगे। उसके बाद में रिफंड आपको 5 डेज में करना होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो पूरे पैसे का रिफंड, और आपने बोला था कि अगर 110 करोड़ तक भी पैसा आ गया तो हम उसको रख लेंगे, तो अगर मान लो 150 करोड़ आ गया तो 40 करोड़ का रिफंड। ये जो रिफंड के केसेस हैं, रिफंड होगा विद इन 5 डेज। उसके बाद में वाइंडिंग अप कब होता है, 4 केसेस के अंदर वाइंडिंग अप होता है हमारी स्कीम का। पहला, ऑन रिडम्पशन, टाइम पीरियड हो गया अनलेस रोल्ड ओवर। दूसरा, रेजोल्यूशन बाय यूनिट होल्डर्स बाय 75% इन वैल्यू। सबसे पहला केस हो गया कि अगर मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड को बोला ही था 3 साल का लॉन्च करेंगे, 3 साल हो गया तो रिडीम कर देंगे अनलेस रोल्ड ओवर। दूसरा केस हमने पढ़ लिया कि यूनिट होल्डर ने 75% का रेजोल्यूशन पास करके बोल दिया कि अभी बंद कर दो, बंद कर देंगे। ऑन एनी इवेंट स्पेसिफाइड, ट्रस्टीज को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ इवेंट हो गया है कि अब हमें म्यूचुअल फंड को अभी बंद करना है तो भी बंद कर देंगे। और लास्ट में अगर सेबी चाहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर कि म्यूचुअल फंड को बंद कर दो तो भी बंद कर देंगे। आप देखो 4 केस है। फर्स्ट केस नॉर्मल बंद हो रहा है म्यूचुअल फंड, सेकंड केस यूनिट होल्डर करा रहे हैं, थर्ड केस ट्रस्टी करा रहे हैं, एंड फोर्थ केस सेबी करवा रहा है। क्लियर है? चलिए, ये सब चीजें हमने यहां पर देखी थी। इसके बाद मैं आपको परेशान करने के लिए एक और डॉक्यूमेंट लेकर आया था मैं, दैट वाज एडिशनल नोट्स। जल्दी 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 यस यारा, यस यारो। चलिए, अरे सब लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये जो क्विक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं ताकि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हो। जब आपको रिवाइज करना है तो आप रिवाइज करोगे। चलो सब लोग वापस आ जाओ, चीखो चिल्लाओ चालू कर दो। यस यारो, यही मत चिल्लाना। चलिए, पहला पॉइंट वाज जस्ट फॉर नॉलेज, जिसके अंदर हमने देखा कि रेगुलेटर बॉडी है सेबी और इंडस्ट्री बॉडी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। फॉर आवर नॉलेज छोड़ते हैं हम लोग, हम आते हैं मेन पॉइंट पे। 5 रिस्क हैं जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर हो सकते हैं। पहला रिस्क है वोलैटिलिटी रिस्क। इसका मतलब है इवन इफ अ कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, स्टिल द शेयर प्राइसेस माइट फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके। दूसरा, क्रेडिट रिस्क। म्यूचुअल फंड हैज प्रॉमिस्ड सम रेट ऑफ इंटरेस्ट बट म्यूचुअल फंड इज नॉट एबल टू गिव इट, दैट इज क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क के अंदर हो गया कि इफ एट ऑल यू आर नॉट एबल टू रिकवर मनी एंड सेल योर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। उसके बाद में कंसंट्रेटेड रिस्क। इफ ऑल ऑफ योर मनी हैज बीन इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, दैट इज कंसंट्रेटेड रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क, व्हेन योर म्यूचुअल फंड इज नॉट एबल टू कोप अप विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नॉट एबल टू कीप अप विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। एक बार वापस पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे। वोलैटिलिटी रिस्क के अंदर क्या होता है कि आपकी कंपनी का शेयर का प्राइस वॉलेटाइल होता रहेगा जबकि आपकी कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। टुडे टाटा मोटर्स परफॉर्मिंग वेल, सुपर वेल। क्या बात करें, आज से 5 साल पहले टाटा मोटर्स कहां थी? कहीं नहीं थी। टैक्सी बोला करते थे उसकी गाड़ियों को, इंडिका चलती थी, और आज की तारीख में टाटा मोटर्स मचा रही है। नेक्सन बोल दो, हैरियर बोल दो, टाटा मोटर्स हर फील्ड में टॉप नॉच गाड़ियां लॉन्च कर रही है। तो इट इज जस्ट कि 5 साल में द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, फिर भी टाटा मोटर्स के शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो ये है क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर रिस्क ही रहेगा। नो मैटर हाउ गुड अ कंपनी इज परफॉर्मिंग, कंपनी की शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आ गया क्रेडिट रिस्क।
एक म्यूचुअल फंड ने एक प्रॉमिस का किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, क्या आप म्यूचुअल फंड की यूनिट बेच नहीं पा रहे हैं, ये नॉर्मली नहीं आता, ये ईएलएसएस स्कीम में आता है, जब आपने टैक्स बेनिफिट लिया तो आप 3 साल तक उसको बेच नहीं पाते हैं, तो ये तब आता है, अदरवाइज जनरली नहीं आता है। कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, वही भाई एक ही व्यक्ति पे फोकस कर दिया, दोस्त रिश्तेदार घर वाले सबको भूल गए, अब वो व्यक्ति अगर आपको भूल गया तो फिर आप भूल ही जाओ। तो कहने का मतलब यहां पर है कि अगर आप जीवन में पूरा फोकस एक ही जगह पे कर दोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पढ़ा लिखा, देखो ऐसे देख ऐसे ऐसे मत करो क्लास में, इधर आओ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मनी, इफ यू पुट ऑल ऑफ योर मनी इन अ सिंगल प्लेस एंड इफ इट ऑल दैट प्लेस क्रैशेस, कुछ भी क्रैश हो सकता है भाई, अदानी भाई अगर क्रैश हो सकते हैं तो कुछ भी क्रैश हो सकता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अभी की तारीख में अदानी वाज सिटिंग अबव रिलायंस, अबव मनीज, तो इफ दे कैन क्रैश एनीथिंग कैन क्रैश। व्हाट इफ समवन वुड हैव इन्वेस्टेड एंटायर मनी, बहुत पैसा था उनके पास, 50 लाख रुपए उनको रिटायरमेंट चाहिए, अब कहां करें कहां करें कहां करें, सबसे सेफ शेयर बताओ भाई, अरे यार आप करो, आप तो अदानी में कर दो, कर दिया होगा तो क्या हो गए होंगे अभी। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? सो देन दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। नो मैटर आपको कितना भरोसा है, आपको लग रहा है यही है, लेकिन फिर भी यू टू एंश्योर कि एक ही शेयर में आप पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क आती है, अगर आपने पूरा ही पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो रिस्क कैरी करते हो आप थोड़ा सा। इन्फ्लेशन रिस्क मैंने आपको समझा ही दिया था वैगनर, कि हमें ध्यान रखना है कभी भी अगर हमारा म्यूचुअल फंड इज गिविंग अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 6% बट इन्फ्लेशन रेट इज 8%, तो हम बेवकूफ है ना, हमारा परचेजिंग पावर तो एवरी ईयर कम हो रहा है फिर ऐसा। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड हमने पढ़ा, 3 टॉपिक्स आते हैं बैक टू बैक कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए स्पॉन्सर कौन बन सकता है, ट्रस्टी कौन बन सकता है और एएमसी कौन बन सकता है। एक सुंदर सा डायग्राम होगा आपके पास में, यस उस डायग्राम को ओपन किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा, एंश्योर करना बस एक ही डायग्राम से उस पिक्चर मेमोरी कर लो, हर बार बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम तक कंठस्थ हो जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले म्यूचुअल फंड के अंदर कि म्यूचुअल फंड कौन स्टार्ट करता है, स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए। स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, इज्जत आबरू गरिमा महिमा सबको साथ में लेके चलना चाहिए स्पॉन्सर को। दूसरा पॉइंट, स्पॉन्सर शुड बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तीसरा, उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया एटलीस्ट 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब उसके बाद में इसने 3 लोगों को अपॉइंट किया है, ट्रस्टी, एएमसी एंड कस्टोडियन, इजी। तो इसमें मेहनत करने वाला पार्ट है कि साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड मींस कि स्पॉन्सर कम से कम फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस करा फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, उसके बाद में नेटवर्थ उसकी द नेटवर्थ इज पॉजिटिव इन प्रीसीडिंग 5 इयर्स, ही इज हैविंग प्रॉफिट इन एटलीस्ट 3 इयर्स आउट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years and he needs to have profit in the immediately preceding year। ये देखा, और एक जनरल पॉइंट आ जाता है कि the net worth in the immediately preceding year is more than the capital contribution of sponsor and AMC, कि उसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया AMC में उससे ज्यादा उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए अभी लास्ट ईयर की। एकदम इजी। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए, ये हमने पहले देख लिया था। उसके बाद आता है कि ट्रस्टी कैसा होना चाहिए। ट्रस्टी कैसा होना चाहिए सर, सबसे पहले तो वो एबिलिटी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग, मेमोरी टेक्निक IAS, इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। उसने कभी भी मॉरल टर्पिट्यूड के लिए गिल्टी नहीं होना चाहिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया उसने। उसके बाद में ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी इकोनॉमिक ऑफेंस और सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक ऑफेंस या सिक्योरिटीज लॉ को वायलेट नहीं किया उसने। उसके बाद में नो एएमसी, अभी रिश्ते नातों की बात पे आ रहे हैं, नो एएमसी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ एएमसी शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। तो भैया एएमसी या एएमसी का कोई भी पहचान वाला व्यक्ति ट्रस्टी नहीं बनेगा। नो पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ ए म्यूचुअल फंड शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। तुम हमारे हो, हमारे सनम, आप किसी भी और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं बन सकते सर। लेकिन अगर एक कंपनी ट्रस्टी है तो देखो, in case company is appointed as trustee, then the director can act as the trustee of other trust provided that the object of the trust is not in conflict with the object of the mutual fund। याद आ रहा है, आप हमारे ट्रस्टी हो, आप किसी भी और कंपनी किसी भी और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं बन सकते। स्टोरी ओवर। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमारा ट्रस्टी कंपनी है तो उसके जो डायरेक्टर है वो किसी और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बन सकते हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब कंपीटिंग म्यूचुअल फंड्स नहीं होने चाहिए। और फिर एक पॉइंट बच गया कि 2/3 ऑफ द ट्रस्टी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड शैल इंडिपेंडेंट पर्सन एंड शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद स्पॉन्सर। इन्होंने कह दिया कि भैया ट्रस्टी स्पॉन्सर से भी एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, एएमसी से भी एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, कोशिश ऐसी रहेगी। फिर आता है साथ में एएमसी। एएमसी फिट एंड प्रॉपर पर्सन, directors are having adequate professional experience in finance and financial service related field, not found guilty of moral turpitude, convicted of any economic offense or violation of securities law। पूरा मिक्स है ऊपर का ही।
फिर आता है इनके पास इनके जो की पर्सनल है वो भी मॉरल टर्पिट्यूड से गिल्टी नहीं होने चाहिए और शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस, वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। उसके बाद में बीओडी, रिश्ते नाते वाले पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच एएमसी शैल हैव एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर हु आर नॉट एसोसिएटेड इन एनी मैनर विद स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी। तो एएमसी की कम से कम 50% डायरेक्टर्स है ना, वो किसी भी तरह से स्पॉन्सर और ट्रस्टी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। चेयरमैन ऑफ एएमसी इज नॉट अ ट्रस्टी इन एनी म्यूचुअल फंड। एंड लास्ट तो इजी, उनका नेटवर्थ कम से कम होना चाहिए 50 खोखा, 50 करोड़ उनका नेटवर्थ होना चाहिए। इजी। ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े ना, ये आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा कि इसको पढ़ेंगे फिर याद रहेंगे 40-50%, वापस पढ़ेंगे याद रहेगा, कुछ पॉइंट्स भूल गए, कुछ पॉइंट्स भूल रहे हैं। इसको इसी प्रकार से हर बार देखते जाना है, हर बार देखते जाना है, जिससे कि धीरे धीरे याद आएंगे। वाई यू सी एट टाइम्स, मतलब ये जो स्मॉल वीडियोस बनाने का जो आइडिया है ना, ये मैंने सबसे पहले किया था आई थिंक एडिशन 6 में, उसके बाद से मैं रुका ही नहीं हूँ, हर एडिशन के अंदर कर रहा हूँ, बिकॉज दिस प्रूव सो हेल्प स्टूडेंट सो ब्रिलियंटली। बिकॉज अब आप एक तो खुद की रीडिंग मैक्सिमम सब्जेक्ट की कितनी बार कर लोगे, 3 बार कर लोगे ना, उस सारा तो कर ही नहीं सकते हो नॉर्मली विद द टाइम यू गाइस हैव। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप 10 बार म्यूचुअल फंड रिवाइज कर पाओगे। जब फ्री बैठे म्यूचुअल फंड का 20 मिनट का वीडियो देख लिया, ठीक है, म्यूचुअल पूरा रिवाइज हो गया, तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग से इतनी बार जाएंगे कि एग्जाम में द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू विल बी एबल टू राइट दीस पॉइंट्स। बस क्योंकि चैप्टर को पढ़ने में हमने लगाया होगा 10 घंटा, लेकिन अब याद करने में तो 20 मिनट का ही पार्ट है ना, तो वो 10 घंटा बार बार नहीं देखना है, बट 20 मिनट तो बार बार देख ही सकते हैं हम लोग। बस दैट इज द आउटलुक। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। ये इजी है, याद रहता है। एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस एंड कंसाइज। एडवर्टीजमेंट कैसा नहीं होना चाहिए? फॉल्स, मिसलीडिंग, बायस्ड और डिसेप्टिव। भाई नहीं आने चाहिए एडवर्टीजमेंट के अंदर। नो सेलिब्रिटी शेल फॉर्म पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। नो एडवर्टीजमेंट शेल डायरेक्टली डिस्क्रेडिट। ऑडी जैसा एडवर्टीजमेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद में एडवर्टीजमेंट के अंदर कंपल्सरीली स्टैंडर्ड वार्निंग होनी चाहिए, इसमें से कोई भी वर्ड आपका आपने एडिशन और डिलीशन नहीं किया है। बहुत इजी 5 पॉइंट्स है। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? जनरल पॉइंट है, एडीआर जीडीआर में कर सकते हैं, इक्विटी ऑफ ओवरसीज कंपनी में कर सकते हैं, आईपीओ एफपीओ में कर सकते हैं, अदानी के एफपीओ में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में फॉरेन डेट सिक्योरिटी में कर सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, रेपोज में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर सकते हैं, डेरिवेटिव में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में कर सकते हैं, यूनिट्स इशूड बाय ओवरसीज म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। जनरल पार्ट था कुछ भी नहीं। यहां पे इस पार्ट को आप बच्चे घर पे I'm sorry. Yes यारो, इस पार्ट को आप बच्चे आज घर जाके एक बार वापस पढ़ेंगे। सुना, फोकस करना अच्छे से। इस पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? इस पार्ट को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा गूगल करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर ढूंढेंगे इसको, फिर कल क्लास में इस टॉपिक को हम वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए फिर आगे म्यूचुअल फंड कॉस्ट, ठीक है? 2 प्रकार की कॉस्ट होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओपनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्चुअली है, और ये सेल्स चार्ज। चलो एक्चुअली लाइट लो आप, ये पार्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये हम कल क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? 9 टॉपिक को छोड़ते हुए मैं 10th पे आता हूं। 10th याद आ रहा है ना? इतनी बार देखा था, याद रहना चाहिए। अगर आपने 3 PM के पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो उस केस में सेम डे का एनएवी और 3 PM के बाद में नेक्स्ट डे का एनएवी। इजी, ठीक है? और अगर मान लीजिए हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है तो हमने ऑर्डर प्लेस किया और रेलेवेंट नहीं है। If we have brought the funds 3 PM के पहले, same day का NAV, we brought the funds after 3 PM, next day का NAV. Very clear, easy. फिर नॉर्म्स में है, इन्होंने जनरल सी बात की। नॉर्म्स फॉर शेयर होल्डिंग एंड गवर्नेंस इन म्यूचुअल फंड, बस अंत करीब है। नो स्पॉन्सर of a mutual fund is associate or group company including the asset management company of the fund individually collectively have. समझना क्या कह रहे हैं? स्पॉन्सर उसका एसोसिएट ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग एएमसी, स्पॉन्सर उसकी कनेक्टेड कंपनीज और एएमसी क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट हैव 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट इन असेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी कंपनी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। ए बेटा जी, याद आ रहा है कि ये हमारा स्पॉन्सर है, ये हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका किसी और म्यूचुअल फंड के असेट मैनेजमेंट कंपनी या ट्रस्टी कंपनी के अंदर 10% ज्यादा का स्टेक नहीं होना चाहिए। साथ ही में इनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, ठीक है सर? दूसरा पॉइंट, हमारा तो छोड़ो, हमारे कोई भी बड़े शेयर होल्डर का, हमारे कोई भी ऐसे शेयर होल्डर जिसके पास हमारी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर हैं,
उनका भी किसी और म्यूचुअल फंड या एएमसी में 10% उससे ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए और उनका भी रिप्रेजेंटेशन किसी और बोर्ड पे नहीं होना चाहिए। तो इसको और समराइज करूं तो हमारा स्पॉन्सर कंपनी, उसका एसोसिएट कंपनी, उसकी ग्रुप कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, और हमारी कंपनी का कोई भी ऐसा शेयर होल्डर जो 10% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी और म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एएमसी में 10% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकता है और उनमें कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, वहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीओडी नहीं रख सकता है। ये दोनों पॉइंट की समरी हुई। उसके बाद में आता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये बहुत ही जनरल सी बात बताई उन्होंने कि स्कीम क्या करेगा भैया, स्कीम कभी भी अपने पर्सनल हित के लिए, किसी स्पॉन्सर के हित के लिए, डायरेक्टर के हित के लिए या पर्टिकुलर क्लास ऑफ यूनिट होल्डर के हित के लिए काम नहीं करेगा, हमेशा सबके लिए काम करेगा। उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली देगा, एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं करेगा एक दो ब्रोकर फर्म्स के ऊपर, ब्रोकर फर्म्स पे एक्सेसिव कंसंट्रेशन नहीं करेगा, डिवाइड करके रखेगा, मल्टीपल ब्रोकर फर्म रखेगा, प्रॉपर तरीके से स्कीम का पैसा बाइफरकेटेड रहेगा, सिक्योरिटीज बाइफरकेटेड रहेगी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करेगा, अनएथिकल मीन से बाइंग सेलिंग नहीं करेगा, हर तरफ इंटीग्रिटी, इज्जत, आबरू, गरिमा, महिमा मेंटेन करके रखेगा और कोई भी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स नहीं बनाएगा किसी के भी साथ में एएमसी। कोड ऑफ कंडक्ट है, जनरली ये सब चीजें करेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहेंगे बेटा जी। तो इन्होंने कह दिया सबसे पहला, द स्कीम शेल नॉट इन्वेस्ट, अब मजेदार है, याद करना, द स्कीम शेल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स एनएवी, अपने एनएवी का 10% से ज्यादा ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इशू नहीं कर सकती, लिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी एक कंपनी जब इन्वेस्टमेंट कर रही है डेट में, लिस्टेड डेट में, तो वो अपने एनएवी के 10% से ज्यादा नहीं कर सकती, इजी है। दूसरा, अगर वो अनलिस्टेड में कर रही है तो भी वो 10% ही कर सकती है, लेकिन 10% ऑफ व्हाट, डेट पोर्टफोलियो। वापस एक बार, नॉर्मली अगर कोई भी कंपनी अपनी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड, तो कितना कर सकता है, अपने एनएवी का 10% लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। सर अनलिस्टेड में करना चाहते हैं तो, अनलिस्टेड में करना चाहते हो तो अपने डेट पोर्टफोलियो का 10% आप अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में कर सकते हो, ठीक है सर। तो अपने एनएवी का 10% हम कर सकते हैं डेट में, और हमारे डेट पोर्टफोलियो का 10% कर सकते हैं हम अनलिस्टेड में। सबको क्लियर है? चलो इधर वापस आते हैं कि हमारे पूरे एनएवी का 10% हम कर सकते हैं डेट में। सर थोड़ा सा परमिशन लेके बढ़ा सकते हैं क्या? परमिशन लेके भी आप सिर्फ कितना बढ़ा सकते हैं, 12% तक, अगर आप एएमसी और ट्रस्टी के डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले लेते हैं तो आप 10% को 12% कर सकते हो, बस, ठीक है, इजी। उसके बाद में ये दो पॉइंट कनेक्टेड है, कवर हुए। अब ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, अगर ये पहले दो वाले दोनों सिस्टर समझ में आई, अभी दोनों सिस्टर्स को समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक म्यूचुअल फंड अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मैक्सिमम कितना करेगा, सुनना, म्यूचुअल फंड अपने एनएवी का मैक्सिमम 10% एक कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, अपने एनएवी का मैक्सिमम 10% एक कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर म्यूचुअल फंड कभी भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, उस कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट का 10% ही म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। तो म्यूचुअल फंड को दो चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी किसी कंपनी की इक्विटी ले रहा हूं तो ना तो मेरे एनएवी के 10% से ज्यादा होना चाहिए, ना ही उसके पेड अप कैपिटल के 10% से ज्यादा होना चाहिए। नाउ इमेजिन, एक तरफ ये म्यूचुअल फंड है, बड़ा म्यूचुअल फंड, इसके सामने एक छोटू सी कंपनी है, छोटू सी कंपनी का पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, म्यूचुअल फंड का एनएवी है 5000 करोड़। म्यूचुअल फंड 5000 करोड़ का 10% 500 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है, 100 करोड़ की तो कंपनी है। इस कंपनी का पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, इसका 10% कितना हुआ, 10 करोड़। तो ये म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्ट कर सकता है, मैक्सिमम सिर्फ 10 करोड़, क्योंकि उसको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे एनएवी के 10% से ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता एक कंपनी में, और साथ ही साथ किसी भी कंपनी के पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट का 10% ज्यादा मैं खरीद नहीं सकता, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अभी म्यूचुअल फंड नॉर्मल है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, इसका एनएवी है 500 करोड़, एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। अब ये कंपनी 1 लाख करोड़, अंबानी, रिलायंस 1 लाख करोड़ का कैपिटल है। अब ये म्यूचुअल फंड कितना ले सकता है, 500 करोड़ का 10% 50 करोड़ एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये कंपनी में वैसे कितना कर सकता है, 1 लाख करोड़ का इनका पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर वाला, तो उसका 10% 10,000 करोड़। तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ कितना इन्वेस्ट कर पाएगा, 50 करोड़। दोनों लिमिट्स का ध्यान रखना है और फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे।
आर वी क्लियर? बस इजी है, बाकी सब तो फुद्दू पॉइंट्स थे, यही 2 पॉइंट अच्छे थे, बाकी सब में कुछ खास है नहीं। द बाय एंड सेल बाय ऑन म्यूचुअल फंड शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी बेसिस पे लेंगे हम लोग। सिक्योरिटीज जो भी आप करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम पे करोगे, इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ फंड के अंदर नहीं करेंगे आप। और उसके बाद में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, शैल बी मेड प्रोवाइडेड सच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और टू बी लिस्टेड। तो म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, जनरली लिस्टेड में ही करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर म्यूचुअल फंड। इट्स अ वेरी बड़ा सा चैप्टर, बट इफ एट ऑल यू आर एबल टू कंसाइज इट अप। और अब आप सोचो ना, लाइफ कितनी आसान हो गई, खत्म हो गया लेक्चर। लाइफ इतनी आसान हो गई कि आपको सिर्फ ये जो अभी हमने 20-25 मिनट की वीडियो में बोला, बस ये याद करना है और एग्जाम में आप फोड़ दोगे, बात खत्म। तो इस तरह से अपने खुद के टास्क को थोड़ा सा छोटा करते रहो, ऐसा आपने कर लिया एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट अप। चलिए अब क्या, अब आएगी आपकी अभ्यास शीट, ठीक है। तो कल की तारीख में आपकी अभ्यास शीट रहेगी, ठीक है। आप बच्चों की अंदर से तो ऐसी कोई परेशानी हो जाएगी क्या? चलो रुको, मुझे सोचने दो, रुक जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हाँ हाँ, ऐसी शक्लें मत बनाओ, हंसो सब लोग, हंसो, हाँ हाँ गुड, यस, ठीक है। ए जीडीपीडी आप बच्चों के लिए ये लेक्चर खत्म हुआ, अभ्यास शीट है। अभ्यास शीट मतलब आप मान के चलो कि आपका टेस्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, आप बच्चों को अब 3 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 म्यूचुअल फंड, इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कंठस्थ करना है और प्रॉपर तरीके से एग्जाम मूड में बैठकर वो पूरा पेपर देना है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं जीडीपीडी से बात कर रहा हूँ, अभी आप लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जीडीपीडी आपको ईमानदारी से और प्रॉपर तरीके से टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद हाँ एकदम आराम से, आप क्या कर रहे थे ऐसे करके मैम चलिए इधर आओ, ईमानदारी, अरे ठीक है ना, आप लाइट लो, मैं इस वीडियो के बाद में आपके लिए 1-2 मिनट का वीडियो बना के डालता हूँ, ठीक है ना, आप टेंशन मतलब गधे हैं लोग।